माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी तीसरी टर्म का पहला बजट आज सभागृह में पेश हो चुका है और इस 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ भारतीयों को एक नया विचार दिया है और वो नया विचार है विकसित भारत संकल्प 2047। माननीय उपसभापति महोदया, बजट को अगर हम स्टडी करना है, देखना है, तो दो चीज़ को इम्पोर्टेंट देखना चाहिए। एक है बजट एस्टिमेट और दूसरा है बजट में रिसिप्ट्स क्या है। अगर मैं यूपीए के सरकार के टाइम का बजट एस्टिमेट और अभी का टाइम का एस्टिमेट में कंपेयर करना चाहता हूं। अगर हम 2013-14 की बात करें तो बजट एस्टिमेट एट दैट टाइम वाज 16.65 लाख करोड़ और यही बजट एस्टिमेट 10 साल के बाद यानी 2024-25 यानी लास्ट ईयर को 47.16 लाख करोड़ था और इस बजट में ये बजट एस्टिमेट 50.65 लाख करोड़ हो चुका है, यानी 30 गुना से भी बढ़कर ये बजट हो चुका है। उसी तरह अगर हम टोटल रिसिप्ट अगर हम देखें तो 2013-14 में ये रिसिप्ट 13.20 लाख करोड़ था और अभी ये बजट रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स 34.96 लाख यानी 30 गुना से ही बढ़कर ज़्यादा हो चुका है। उपसभापति महोदया, fiscal deficit is very important in every budget. This year the fiscal deficit is only 4.4%. अगर हम लास्ट ईयर को कंपेयर करें इट वाज 4.8%। माननीय वित्त मंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, जैसे उन्होंने लास्ट बजट में बताया था कि फिस्कल डिफिसिट हम कम करेंगे, तो इसी वक्त ये इस बजट में 0.4% से फिस्कल डिफिसिट कम किया है। इस बजट का अगर हम ध्येय देखें तो ध्येय में भारत को एक स्वस्थ, सशक्त, सुरक्षित और स्वावलंबी नया भारत बनाना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का थीम है, प्रधानमंत्री जी का ध्येय। अगर ये स्वास्थ्य, सशक्त, सुरक्षित, स्वावलंबी नया भारत बनाना है तो जैसा इस बजट में बताया गया है, हमें गरीबी शून्य तक लाना पड़ेगा, 100% गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को प्रदान करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना पड़ेगा, 100% स्किल लेबर्स विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, 70% महिला आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल करना पड़ेगा, भारतीय किसानों की आय बढ़कर दुनिया के फूड बास्केट में उभर आना पड़ेगा, उसी तरह कॉमन मैन को टैक्स को रिलीफ देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग को प्राधान्य देना पड़ेगा और इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। ये सभी 10 चीजों इस बजट में माननीय अर्थ मंत्री जी ने समावेश किया है। मैं कल हमारे पूर्व वित्त मंत्री को सुन रहा था, हम अपेक्षा कर रहे थे बड़े अनुभवी वित्त मंत्री जी, पूर्व वित्त मंत्री जी हैं, कुछ ना कुछ हमें सुझाव दे देंगे, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री ने आधा वक्त तो रक्षा मंत्रालय पर भाषण दे दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं पर्टिकुलरली पूर्व वित्त मंत्री और हमारे विपक्ष मेंबरों को, अगर हम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने बताया था अगर हम 100 रुपए केंद्र से भेजे तो 85 रुपए भ्रष्टाचार में जाते हैं, 15% ओनली नीचे पैसा जाता है, तो ये 15% सिर्फ जाता है, 85% भ्रष्टाचार होता है। इसको अगर कंट्रोल 100% अगर कोई किया होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डीबीटी आया है, डीबीटी के माध्यम से 100% लोगों को बेनिफिट मिलता है। उसी तरह अगर हम 2012-13 की बात करें तो कुछ विरोधी पक्ष के, अभी का विरोधी पक्ष तत्कालीन गवर्नमेंट के कुछ मंत्री जेल में गए थे और जेल में गए थे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं सभागृह में इस 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कंट्रोल भ्रष्टाचार से। उसी की तरह अगर हम आतंकवाद की बात करें, 2004 से 14 में पूरे देश में पर्टिकुलरली बड़े बड़े शहर में आतंकवाद होता था, लेकिन इस 10 साल में यानी 2014 से 2024 तक कौन से भी शहर में आतंकवाद की घटना नहीं हुई है। बॉर्डर में जो कुछ आतंकवाद हो चुका है उसको भी कंट्रोल में लाया है।
और अगर 2004 से 14 अगर हम भारत देश की इमेज अगर हम देखें तो एक गरीब देश ऐसी इमेज थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इमेज एक सम्मान्य देश और जो विकसित देश ऐसी हमारी इमेज बढ़ चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश का तस्वीर और तकदीर, इमेज बढ़ाने का काम, सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनता एक हमारा परिवार मानते हैं और यह मोदी जी का परिवार है। यह परिवार के लिए सैकड़ों स्कीम्स पिछले 10 साल में निकाले हैं। इस स्कीम में मैं बताना चाहता हूं, जन धन योजना के माध्यम से 54 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। जब हमारे हाउस लीडर माननीय नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे पहले सेकंड टर्म में, तो उसी वक्त आयुष्मान योजना निकाला है जिसका फायदा 55 करोड़ लोगों को हो रहा है। उसी के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है। पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से 43 करोड़ लोन्स बांटे गए हैं विदाउट कोलैटरल। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 68 लाख लोगों को, रेहड़ी पटरी को लोगों को लोन मिला है। पीएम आवास योजना 4 करोड़ लोगों को घर मिले हैं और 3 करोड़ को मिलने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है और इस सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आई है और 5वें नंबर से हमें 3रे नंबर पे जाना है। अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण चीज है, मैं 2-3 इंडेक्स आपको बताना चाहता हूं। अगर हमारे भारतवासियों का पर कैपिटा इनकम हम देखें, 2014-15 में पर कैपिटा इनकम 86,647 रुपीज पर ईयर था, लेकिन यही पर कैपिटा इनकम 2025 में 2,12,000 यानी डबल से भी ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। कौन से भी बजट में कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स देखा जाता है। दिस कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स अगर 2023-24 से हम कंपेयर करें अभी तो 5.23 है, ये भी कंट्रोल्ड कंडीशन में है। The important cheese in the budget is central bank यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक्स। इसी को रेपो रेट बोलते हैं और ये रेपो रेट जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहती है। हर 2 महीने को ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है और रेपो रेट के बारे में डिसीजन लेती है। मैं सभागृह को बताने में खुशी हो रही मुझे, अभी जो मीटिंग हो गई इसी में रेपो रेट 0.25 BPC से कम हुआ है और यही रेपो रेट 2013-14 में अगर हम देखें, जब टाइम यूपीआई की सरकार थी उसी वक्त 7.75 BPC रेपो रेट था और प्रधानमंत्री मोदी जी के पीरियड में ये रेपो रेट 6.25 है। इसका मतलब बिजनेस और क्रेडिट फैसिलिटीज सस्ती हुई है। इतना ही नहीं तो कृषि क्षेत्र में अलग अलग स्कीम्स, अपना 5 मिनट चाहिए मुझे, 5 मिनट अभी तो बोला मैं 10 मिनट है मेरे। स्वामी रंगनाथन आयोग का गठन हुआ था, वो यूपीआई गवर्नमेंट के टाइम आया था, उन्होंने पन्ना भी नहीं देखा, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में स्वामी रंगनाथन आयोग को लगाने की कोशिश हो गई है। उसी तरह किसानों की कर्ज माफी मैं बताना चाहता हूं, जब हमारे महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पवार साहब थे, मैडम पवार साहब थे, एक बार सिर्फ कृषि मंत्री ने ऋण माफ किया था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसान सम्मान योजना शुरू किया है, जिसके माध्यम से अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपीस भी लोगों को मिला है। पीएम सफल योजना, पीएम फसल बीमा योजना, सब्सिडी टू यूरिया, कुसुम योजना, ईनाम योजना, ऐसे किसानों के लिए बहुत सारे स्कीम्स मैं बताना चाहता हूं। मोदी जी का परिवार है, 140 कोटि जनता है, मोदी जी का परिवार है। और मैं बताना हूं उपलब्धि में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग नया मंत्रालय की शुरुआत किया है, जैसे फिशरमैन के और किसानों के लिए फिशरी और डेयरी मंत्रालय,
ग्रामीण भाग में पानी पुरवठा के लिए जल शक्ति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कोऑपरेटिव मंत्रालय, ओबीसी आयोग, ये सब नए मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। जैसे हमारे हाउस लीडर कल बोले थे अपोजिशन को कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप पॉलिटिकल चश्मा उतारो, आप हर जगह विरोध करते हैं। जैसे जीएसटी को विरोध किया है, 370 कलम को विरोध किया है, यूपीआई टेक्नोलॉजी जो पूरे दुनिया में आज मान लिया है उसको विरोध किया है, वन नेशन वन इलेक्शन को विरोध किया है, वक्फ बोर्ड को विरोध किया है और ईवीएम को भी विरोध किया है। तो मैं बताना चाहता हूं देश के डेवलपमेंट के लिए श्री प्रफुल्ल जी पटेल है। मैं बताना चाहता हूं ईवीएम का डिसीजन मैं मैडम एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये विरोधक जो है हर जगह विरोध कर जैसे मैं बताया 8-10 वर्ष से हर जगह विरोध कर। एक एग्जांपल मैं मला पत्र तर देऊन ठेवा ना। कंक्लूड करिए, प्लीज कंक्लूड करिए, आपका समय खत्म हो गया है। नेक्स्ट मैडम मैं बताना चाहता हूं प्रफुल्ल जी हमारे शी स्पीकिंग ना, उनका समय हो गया। मैं बताना चाहता हूं अब कौन जी मिस्टर करार, आप कंक्लूड करिए। जी जी मैं क्या करूं? मैं बताना चाहता हूं मैडम हर जगह इन लोगों का विरोध है। अभी रिसेंटली जो चल रहा है ईवीएम के बारे में, अब ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है 1977 में इसके ऊपर सभागृह में चर्चा हो गई, 1982 में इसके ऊपर प्रयोग हुआ, 1988 में दोनों सदन ने मंजूरी दी, उसी वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। 1992 में सारे रूल्स बने, 2001 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस गई, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ईवीएम के बाजू रिजल्ट दे दिया। 2017 से अभी तक कुछ आयोग के ऊपर आरोप हो गए और आरोप के बाद भी ये मशीन खुले रखने के बाद कोई पक्ष उधर नहीं गया, एक्सेप्ट सीपीआई और एनसीपी गए, लेकिन कुछ सजेशन नहीं दिए। और मैं एक कोट करना चाहता हूं उसी वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का, वो बोले हैं बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा की 86 सीट आई थी, उन्हीं की 86 सीट जीतने की ताकत आज तक नहीं है। उन्हीं का वोट का 80% से बढ़कर 12% हो गई है। यह होने से उन्हें 86 सीट मिली, यह तो हिसाब जोड़ता नहीं। इस हिसाब से कांग्रेस को 500 सीटें आना चाहिए, कुछ तो बैलेट पेपर में गड़बड़ है, इसीलिए ईवीएम मशीन लाना है। ये प्रधानमंत्री जी का कोट है उसी वक्त का। लेकिन अभी के लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा बोलते हैं ईवीएम मशीन नहीं होना है। तो मुझे बताना चाहता है हमें भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें टेक्नोलॉजी का वो यूज करना चाहिए। और ईवीएम एक टेक्नोलॉजी मशीन है जिसके माध्यम से हम समझते हैं ईवीएम मशीन है, लेकिन इसके ऊपर हम एनर्जी, विकास और मेहनत करके हम चुनाव जीतते हैं। मैं आखिरी एक लाइन बोलता हूं मैडम, समय का पल पल, शरीर का कण कण व्यतीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है विकसित भारत 2047। 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है और 140 करोड़ जनता सशक्त कैसे बने, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। और एक ही विचार उनके दिल में है और उनके कण कण में है, एक ही विचार, एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। इसीलिए हमें कंधों से कंधे मिलकर, कदम से कदम मिलकर चलना पड़ेगा। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक दो पंक्तियां सुनकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। हमें काम करना होगा। इस अवसर पर अटल जी की कविता मैं बताता हूं। हास्य सदन में तूफानों में, हास्य रुदन, रुदन यानी रोना, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, उन्नत मसाप उभर सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। विकसित भारत बनाने के लिए हमें कदम कदम कर मिलकर चलना होगा। कितनी भी कष्ट उठा, कितना भी कष्ट बढ़ना पड़ा,
मोदी जी का परिवार 140 करोड़ जनता विकास के लिए हमारे साथ रहेंगी और हम विकास करके बताएंगे। तो मेरे सभी विरोधी पक्षों की विनती है कि आप सभी मिलकर ये भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मदद करिए। लास्टली मैं अर्थ मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।